बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार की नई टीम तैयार हो चुकी है। महायुति सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली। कई सालों बाद नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अनुभव और युवाओं को बढ़िया कॉम्बिनेशन इस बार के शपथ ग्रहण में देखने को मिला है। साथ ही क्षेत्रों के साथ जातिगत समीकरणों को साधते हुए भी यह मंत्रिमंडल नजर आने वाला है। देखिए रिपोर्ट। पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे, मी नितेश नीलम नारायण राणे, मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील, मी ॲडव्होकेट आशिष मिनल बाबाजी शेलार। फडणवीस ने अपनी टीम बना ली है। तीसरी पारी में देवेंद्र सरकार किस दमदारी से चलेगी, उसका अंदाजा इस बम्पर कैबिनेट से लगाया जा सकता है, जिसमें कई दिग्गजों ने तो कई नए चेहरों को शामिल किया गया। कई सालों बाद ऐसा हुआ जब महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की शपथ नागपुर में हुई, जिसमें महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले, फायर ब्रांड लीडर नितेश राणे, पहले भी मंत्री रह चुकी पंकजा मुंडे और चंद्रकांत पाटील जैसे नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावी नतीजों के 23वें दिन नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। राज्यपाल ने फडणवीस मंत्रिमंडल को शाम 4 बजे शपथ दिलाई, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में 39 मंत्री बनाए गए, 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री। बीजेपी से 19 मंत्री, उसमें 9 नए चेहरे, शिवसेना से 11 मंत्री, उसमें 6 नए चेहरे, वहीं एनसीपी से 9 मंत्री, उसमें 5 नए विधायक। कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री एनसीपी के 36 साल की अदिति तटकरे और सबसे उम्रदराज मंत्री बीजेपी के 74 साल के गणेश नाइक हैं। अगर देखें तो सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत मंत्रिमंडल में ये संख्या 42 हो जाती है। कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 1 सीट खाली रह गई है। हालांकि अजीत पवार की ओर से ये कहा गया है कि 2.5 साल बाद मंत्रिमंडल में विस्तार या बड़े फेरबदल की संभावना है। बहुत आनंद है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के टीम में फिर से काम करने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई शाह, जगत प्रकाश जी नड्डा और बावनकुले जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस मिनिस्ट्री के माध्यम से महाराष्ट्र की सेवा और खास करके मेरे जिस रीजन से मैं आता हूँ, कोंकण रीजन की सेवा करने का जो मौका मिलेगा, मैं उसके लिए ज़रूर शिंदे साहब का मैं शुक्रगुजार रहूँगा। अनुभव और युवाओं का बढ़िया कॉम्बिनेशन रखा गया है। साथ ही क्षेत्रों के साथ जातिगत समीकरण भी मंत्रिमंडल में साधे गए हैं। शपथ ग्रहण से पहले सीएम फडणवीस ने नागपुर पहुंचकर रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान फडणवीस ने अपनी सरकार का प्लान, जनता से किए गए वादे और विपक्ष पर बड़ा बयान दिया। साथ ही एक है तो सेफ है का मंत्र भी दोहरा दिया। एकदा शपथविधी झाला की 24/7 हे सरकार तुमच्या करता काम करणार आहे, तुमच्या करता। फडणवीस ने विपक्ष को इसलिए निशाने पर लिया क्योंकि कांग्रेस समेत बाकी दल ईवीएम के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद अब सर्वोच्च अदालत से गुहार लगाई जा रही है। मगर फडणवीस की टीम तैयार है। नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के साथ तेजी से कार्य की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने चुनावों की तारीखों से पहले अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि आखिर इस बार वो मैदान में किसे उतारने जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं वो भ्रष्टाचार के तमाम सवालों के कटघरे में खड़े हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल? केजरीवाल का प्लान हिट या होगा फ्लॉप? आपका पर्चा आउट, हार या नॉट आउट? दिल्ली में चुनावी आगाज से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार दिया है। केजरीवाल ने चुनावी तारीखें आने से पहले ही सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर उन्हें काम पर लगा दिया है।
आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी कि 25 दिनों में आपने कुल 4 लिस्ट जारी की है। दिल्ली के सभी 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित देखने को मिलेगा। कालकाजी से आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ लड़ते नजर आएंगे। आपने 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 4 एमएलए की सीट बदल दी गई है। सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पटपड़गंज की सीट से अवध ओझा को लड़ाया जाएगा, लेकिन बीजेपी का दावा है इस बार केजरीवाल को हराएंगे, तो उधर आपने फिर से जीत का दावा ठोक दिया है। की लिस्ट आई है, इनकी लिस्ट हारने के लिए है। इस बार लोग आम आदमी पार्टी को बाय बाय करेंगे और दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली की सांसों को बचाने के लिए, दिल्ली के गरीबों को बचाने के लिए अब नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन चलेगा। हमने जो 70 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं वो इसी वजह से हो पाया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहे जनता के मुद्दे हो चाहे इलेक्शंस की बात हो, हर चीज पे तैयार रहते हैं। हम लोग तो बने ही जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए हैं। दिल्ली में चुनावी चैप्टर खुलने से पहले ही रोहिंग्या और घुसपैठियों की फाइल खुल गई है, जिस पर जोरदार सियासत जारी है। एलजी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद से मामला गर्मा गया। आपने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा सा पोस्ट कर आपको घेर लिया, जिस पर सिसोदिया समेत आप नेता जवाब देने लगे तो बीजेपी नेताओं ने जवाब मांगना शुरू कर दिया। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं और ऐसे अवैध प्रवासियों को दिल्ली से निकालने की जरूरत है, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली दिल्ली वालों की है, दिल्ली देशवासियों की है। आम आदमी पार्टी की आज फाइनल लिस्ट आ गई है। वो किसी का भी नाम घोषित करे, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के मतदाता ने उनका फाइनल पैकअप सोच रखा है। बीजेपी रोहिंग्या का मामला उठा रही है तो आपने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बताकर मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल तो अब अखिलेश यादव को साथ लेकर महिला मेगा अदालत लगाने जा रहे हैं। निर्भया कांड की बरसी पर दिल्ली में फिर से अपराध पर आर पार देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू होने जा रहा है? अब आप सोच रहे होंगे शरिया वो भी पश्चिम बंगाल में। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिर ये आरोप पश्चिम बंगाल सरकार पर क्यों लग रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ममता के मंत्री का बयान, दिल्ली तक सियासी घमासान। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दांव, सियासत का नया अध्याय। किस धर्म की कितनी आबादी, अब इस पर भी सियासत हो। मुस्लिमों को लेकर अक्सर ही नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मचा है। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे, जस्टिस मांगोगे नहीं।